Good morning, students. Today we start metabolic disorder, diabetes mellitus, and thyroid, and drug acting on it for diploma second year, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। होती क्या डायबिटीज़? डायबिटीज़ क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज का इंक्रीज़ हो जाना। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाना। पोलीयूरिया लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन आना। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज आना यूरिन में। और पॉलीफेजिया में एक्सेसिव हंगर लगना मतलब भूख ज़्यादा लगना। और इसमें क्या होता है? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस मतलब जो नाइट्रोजन का जो वेस्ट है, एक्सक्रीशन है जो, वो ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का इंजेक्शन कम होता है। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन ज़्यादा निकलने लग जाता है। टू टाइप्स होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 को हम IDDM भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 2 को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है? ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल। पैनक्रियाटिक बीटा सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन को रिलीज़ करने में, ठीक है। और वो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो डिग्रेडेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। मतलब पेरेंटल है तो जेनेटिक्स, अगर स्ट्रेस है एकदम से एक्यूट स्ट्रेस हो गया बॉडी में और पैनक्रियाटिक सेल डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये होता कब है? जुवेनाइल ऑनसेट। जुवेनाइल ऑनसेट का मतलब कि बिफोर 40 ईयर्स ऑफ द एज हो जाएगा ये। अपने कहते हैं ना कि बच्चों को भी ये डायबिटीज़ है, तो वो ये जुवेनाइल डायबिटीज़ ही कहते हैं उसको। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिनमें पैनक्रियाटिक सेल्स नहीं बनते। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, इंसुलिन इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इन दूसरी ड्रग्स दे ही नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है इसके अंदर। तो डायरेक्ट अपने को इंसुलिन ही इंजेक्ट करना पड़ेगा बॉडी में। अगर कोई और रीज़न होता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में और भी रीज़न होते हैं डायबिटीज़ के, तो उसमें अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक भी दे सकते हैं। ये क्यों होती है? अकर्स ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ क्यों होती है? अकर्स ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इज़ मोर इंसिडेंसेस इन ओबीज पर्सन। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन तो बन रहा है इसके अंदर, पैनक्रियाज नॉर्मल है इसके अंदर, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन का क्या काम होता है? ये मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में और लीवर में ये ग्लूकोज का डिपोजिशन करता है और ग्लाइकोजन बनाता है। मतलब स्टोर करता है। जो हम ग्लूकोज हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर वो ग्लाइकोजन में की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर फर्दर उसको वो फैट बन जाता है, फिर आगे की प्रोसेस होती है। मतलब ग्लूकोज जो हम खा रहे हैं वो स्टोर करना इंसुलिन का काम है, ठीक है। अब ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है इन ऑर्गन्स में, मसल में, फैट में, लीवर में। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इसके ऊपर इंसुलिन काम नहीं कर रहा, उस ऑर्गन पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इज़ ये ओबीज पर्सन में ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये मैच्योर एज ऑनसेट है। मैच्योर एज ऑनसेट मतलब आफ्टर 40 के बाद ही होगा किसी को, अगर ये डायबिटीज़ होगी तो। सबसे पहले तो इसमें डाइटरी कंट्रोल और एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दी जाती है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर आएंगे चैप्टर में। इफ़ नॉट कंट्रोल विद अबव मेजर्स, फिर आगे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। पहले तो डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज दी जाती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दी जाती हैं, फिर उसके बाद इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है। पर टाइप 1 डायबिटीज़ में डायरेक्ट हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन की फॉर्मेशन बिल्कुल बंद हो चुकी है। ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस का? सबसे पहले इंसुलिन का क्या काम होता है? जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, ब्लड ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जब में कन्वर्ट हो गया, फिर वो ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होगी? ब्लड में। तो इंसुलिन का क्या काम है? जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो स्टोर करके रखनी है डिफरेंट ऑर्गन्स में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, लीवर में। ये इंसुलिन का काम होता है। ब्लड में नहीं रहने देनी ग्लूकोज। अगर ब्लड में रहेगी तो वो किडनी फेल करेगी, बीपी इंक्रीज़ करेगी। अगर वो ब्लड में रह रही है तो डिजीज़ क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्योंकि
क्योंकि उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है। इसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है, 5 to 9 मिनट्स, और 1 mg ऑफ इंसुलिन बराबर होता है 28 इंटरनेशनल यूनिट। इसके एक्शंस क्या है, प्रमोट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है सेल मेम्ब्रेन के, जहाँ पर भी अपने इसको ट्रांसफ़र करना है, मसल में करना है, एडिपोज टिश्यू में। और ये इनिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे फैट है, प्रोटीन है, उनसे जब वो बनता है ना ग्लूकोज, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हमने ग्लूकोज तो और बनाना नहीं, पहली बात तो इंसुलिन का काम ही ग्लूकोज को स्टोर करना है, और ज़्यादा ग्लूकोज बनाएंगे तो और ज़्यादा वो इंसुलिन को काम करना पड़ेगा, इसलिए ये इंसुलिन क्या करता है, इनिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। एंड फेवर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को फेवर करता है ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। इनिबिट लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, और फैटी टिश्यू का भी जो लाइपोलाइसिस है वो डिक्रीज़ कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, स्टिमुलेट टायरोसिन काइनेस वाया रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेल्स। टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेल्स पे, उनको स्टिमुलेट करके ये एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है। साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया, एलर्जिक रिएक्शन और लाइपोडिस्ट्रोफी। हाइपोग्लाइसेमिया मोस्ट कॉमन, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ करा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा अगर ज़्यादा आपने इंसुलिन दे दी तो। किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है। और लाइपोडिस्ट्रोफी, जहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे तो छोटे छोटे से वो दाने होने लग जाते हैं, उसको कहते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी। फैटी टिश्यू उसमें इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, उसको कहते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी। यूजेस किस में है, टाइप 1 डायबिटीज़ में देते ही हैं, टाइप 2 में भी देते हैं लास्ट स्टेज में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देते हैं। कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है कीटोन बॉडीज़ जो एक्सक्रीट हो रही हैं अपने यूरिन में, डायबिटीज़ में ही होती हैं ये। और डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसमें भी अपने इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन की प्रिपरेशन ये है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, एक इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग होती है जो 6 से 8 घंटे में काम करती है, उसको कहते हैं रेगुलर इंसुलिन, अपनी ह्यूमन इंसुलिन होती है जो। इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, 20 से 24 घंटे, उसको कहते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और आइसोपेन इंसुलिन, 2 टाइप की होती है। और लॉन्ग एक्टिंग होती है 24 to 36 आवर्स तक काम करती है। इसमें आती है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, क्रिस्टलाइन और प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। ये इंसुलिन के बारे में थोड़ा और बताया हुआ है, इंसुलिन क्या क्या काम करती है एडिपोज टिश्यू और मसल्स में और लीवर में। ये देखो, इंसुलिन है एडिपोज टिश्यू में क्या कर रही है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा रही है, और मसल्स में भी ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देती है। जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कहीं पे स्टोर करना है ना, स्टोर कहाँ करेंगे, एडिपोज टिश्यू में, मसल में, ठीक है। वहाँ पे ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा और लाइपोजेनेसिस, फैट इंक्रीज़ हो जाएगा, फैट बनाना शुरू कर देगी। यहाँ पे मसल्स में क्या बनाते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, और लाइपोलाइसिस डिक्रीज़ कर देगी। लाइपोलाइसिस हमें क्योंकि नहीं चाहिए, हमें अपने भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास एक्सिस में है, तो लाइपोलाइसिस हमें नहीं चाहिए। लाइपोलाइसिस होएगा तो ग्लूकोज और बढ़ जाएगी, तो ये इंसुलिन क्या करती है, उसको इनिबिट कर देती है लाइपोलाइसिस को। लाइपोलाइसिस नहीं कर रहा है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी अपने को नहीं करना है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, और ग्लूकोज पहले ही हमारे पास एक्सिस में है ब्लड में के अंदर, जिस पर इंसुलिन काम कर रही है। इसलिए इंसुलिन का क्या काम है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिबिट कर देगी लीवर में, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देगी और लाइपोजेनेसिस को बढ़ा देगी। लाइपोजेनेसिस एडिपोज टिश्यू में भी हो रहा है, लीवर में भी हो रहा है, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस किस में हो रहा है, लीवर में। ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं उसको, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जिसमें जो फूड अल्टीमेटली स्टोर होता है ना हमारी बॉडी में, वो ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये इंसुलिन के फंक्शन है सारे, ठीक है। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ड्रग्स में। टाइप 1 में तो वो डायबिटीज़ ही, वो इंसुलिन ही यूज़ होगा, क्योंकि उसमें कोई और अपने पास ऑप्शन नहीं है। टाइप 2 में अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं इंसुलिन इंजेक्शन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं इनको, जो ओरली दिए जा रहे हैं। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करने के लिए जो दिए जा रहे हैं। हाइपो मीन्स डिक्रीज़ करना, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज डिक्रीज़ करने के लिए।
दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट जनरेशन है एक, तो सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन मतलब जो पहले आ चुके हैं उनका, जो सेकंड जनरेशन है वो रिसेंट है, जिनकी इन्वेंशन अभी अभी हुई है। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, टोलाजियोमाइड और एसिटोहेक्सामाइड। सेकंड जनरेशन है ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लीमेपिराइड और ग्लिकलाजाइड। ये ड्रग्स है, ये याद करने वाली हैं, सिर्फ नेम इनके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका छोटा सा है, एक्ट बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल्स एंड दिस डिपोलराइज बीटा सेल्स रिजल्टिंग इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं सेल्स के ऊपर, इंसुलिन के बीटा सेल्स होते हैं, जहाँ से पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है वहाँ पे पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, उनको डीपोलराइज कर देता है। डीपोलराइज मतलब एक्टिवेट कर देता है उन चैनल्स को, ताकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो पेनक्रियास सेल से। ठीक है। दे आल्सो इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय एक्सप्रेशन ऑफ GLUT2। GLUT2 एक रिसेप्टर होता है, ग्लूकोज जो मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट होता है। तो उसका जो वहाँ पे जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे ग्लूकोज ने जाके स्टोर होना है, जहाँ पे फर्दर उसका प्रोसेस होनी है ग्लूकोज की, लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, वहाँ पे GLUT2 प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर। उसके ऊपर जाके ये सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, टोलबुटामाइड वगैरह ये ड्रग्स लगेंगी जाके, और उसका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे वहाँ पे, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा और प्रोसेस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में से हमारी। साइड इफेक्ट हैं इसके नोशिया एंड वोमिटिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सिंपल से हैं ये तो। मैग्लेटिनाइन डेरिवेटिव रिपाग्लाइन नेटिग्लाइनाइड होते हैं, इसका मैकेनिज्म सिमिलर होता है सल्फोनाइल यूरिया के जैसे, सेम है उसके जैसे ये। बाइगुआनेट डेरिवेटिव्स, हमने मेटफॉर्मिन और या फेनफॉर्मिन, ये नो कॉमन ड्रग्स हैं। सबसे पहले ओरली मेटफॉर्मिन स्टार्ट की जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? दे इनिबिट GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो हम खा रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका वो ये एब्जॉर्प्शन है ना कम कर देती है, अमीनो एसिड, विटामिन B12 एट्सेट्रा। तो इनका एब्जॉर्प्शन कम होने से, तो ये एब्जॉर्ब कम होगा तो इंसुलिन को काम कम करना पड़ेगा। ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। इसके साइड इफेक्ट हैं लैक्टिक एसिडोसिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये ग्लूकोज के साथ साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी करते हैं, क्योंकि विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होता फिर इंटेस्टाइन से। थायाजोलिडिन डेरिवेटिव्स, थायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ PPAR गामा, GLUT4 रिसेप्टर कहते हैं उनको, इसको एक्सप्रेशन इंक्रीज कर देते हैं और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं ये मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। साइड इफेक्ट है इसका लिवर टॉक्सिसिटी। स्टार्च इनहिबिटर में कहते हैं मिग्लिटोल, अकेरबोस, ये जो स्टार्च को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, उसको इनहिबिट कर देते हैं और ग्लूकोज की क्वांटिटी कम हो जाती है ब्लड में। इसके हैं एग्जांपल मिग्लिटोल और अकेरबोस। डाइटरी सप्लीमेंट्स, ग्वारगम का भी सेम फंक्शन है, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करता है। ये तो सारी ड्रग्स होगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसके अलावा अपने आता है नेक्स्ट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन दो तरह के होते हैं, T3 एंड T4, सेक्रेटेड बाय द थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स हमारे यहाँ पे नेक में जो थायराइड टिश्यू होता है वहाँ से रिलीज़ होते हैं ये T3 एंड T4। T3 को ट्राई आइडो कहते हैं क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से बना है ये। T4 को कहते हैं टेट्रा आइडो क्योंकि 4 मॉलिक्यूल से बना है। और एक कैल्सिटोनिन और रिलीज़ होता है यहाँ से थायराइड हार्मोन, सेक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर C सेल्स होते हैं इसके अंदर अपने थायराइड टिश्यू में, वहाँ से रिलीज़ होता है कैल्सिटोनिन, C4 C सेल्स एंड C4 कैल्सिटोनिन। देयर सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन वाया एंटीरियर पिट्यूटरी, TSH ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे ना माइंड में एक ग्लैंड होती है जो कि कंट्रोल करती है थायराइड हार्मोन के फंक्शन को। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सबसे पहले थायराइड जो है जहाँ से हार्मोन रिलीज़ होना है हमारे नेक में, जो थायराइड प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करती है। TSH होता है उसका हार्मोन का नाम, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करेगा? पहले थायराइड को, फिर थायराइड वहाँ से रिलीज़ करेगा हार्मोन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। दे एक्सर्ट देयर एक्शन वाया न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
ये न्यूक्लियर रिसेप्टर हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं जाके। एक्शंस क्या है, दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेट BMR, दे इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये क्यों, इसका एक्शन क्या है, अपना थायराइड का नॉर्मल फंक्शन क्या है बॉडी में, ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हाइट के लिए, वेट के लिए, बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में जो कंट्रोल करना है, कब कैटाबॉलिज्म करना है, कब एनाबॉलिज्म है, ये सारा फंक्शन इसके अंडर में होता है। मेन ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं ना, वो होता है थायराइड हार्मोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनकी सिंथेसिस, कब उसकी सिंथेसिस करनी है, कब उनका कैटाबॉलिज्म करना है, एनर्जी का ब्रेकडाउन कैसे करना है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है बॉडी में, ये सब थायराइड हार्मोन के अंडर होता है। किस पार्ट को कब कितनी एनर्जी चाहिए, ये भी थायराइड हार्मोन फंक्शन है। यूजेस, कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ है इसका, क्रेटिनिज्म फर्स्ट, थायरोक्सिन इज़ गिवन, थायराइड नोडियल 1, थायरोक्सिन इज़ गिवन। ये क्रेटिनिज्म डिजीज़ होती है बच्चों में, जिसमें थायराइड हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसमें थायरोक्सिन देते हैं। थायराइड नोड्यूल, इसमें जो थायराइड की जो नोड्यूल्स है ना, वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है और थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता, तो उसको उसमें भी थायरोक्सिन देते हैं। एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी थायरोक्सिन देते हैं। और मिक्सोडीमा कोमा, ये क्राइसिस होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है थायराइड हार्मोन, तो इसमें अपने को IV देना पड़ता है लियोथायरोनिन, इंट्रावेनसली देंगे तभी बॉडी में उसकी कंप्लीट हो सकेगी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी जल्दी से क्राइसिस में, मिक्सोडीमा क्राइसिस में। एंटी थायराइड ड्रग्स कौन सी दे सकते हैं अपने, दे आर यूज टू ट्रीट ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया, मतलब ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है वो थायरोक्सिन हार्मोन, उसको कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए अपने एंटी थायराइड ड्रग देंगे। उसकी अमाउंट घटाने के लिए हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की, तो हमने क्या देना पड़ेगा, एंटी थायराइड ड्रग। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर भी कहते हैं इनको। थायोयूरासिल डेरिवेटिव है, एक थायोमिडाजोल डेरिवेटिव है, प्रोपाइल थायोसिरोसिल रहता है इसके अंदर, वो कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल, ये थायराइड परऑक्सीडेज को ना इनहिबिट कर देते हैं। थायराइड परऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए हमें एंजाइम चाहिए थायराइड परऑक्सीडेज, और ये जो ड्रग्स है ना, थायोयूरासिल डेरिवेटिव्स, प्रोपाइल थायोयूरासिल और कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ये ड्रग इसको इनहिबिट कर देती हैं, और फिर थायराइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो क्वांटिटी है बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगी। आयोडीन एंड आयोडेट, फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग्स, डायरेक्ट अपने आयोडीन और आयोडेट दे सकते हैं, ये भी इनहिबिट करती हैं उसके फॉर्मेशन को। रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं, I-131 इज़ कॉमनली यूज्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोड्यूस करने में। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं प्रोप्रानोल, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं डिल्टिएजेम। ये तो हमारी ड्रग्स होगी एंटी डायबिटिक्स और एंटी थायराइड ड्रग्स। बाकी के अपने हार्मोन्स और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है और उनकी ड्रग्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।